सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी परिणति के रूप में देख सकते हैं और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए और इन सब के पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT, IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें आप काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र कृषि वगैरह में, इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है। इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य करता है। जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी? देखिए, भारत हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है। भारत युवाओं का देश है और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है, उसका सदुपयोग करना उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहां पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग 1/3 जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है
इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर इसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है। जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं? देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना। इसके लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नवकल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है और आपको मैं बताते हुए मैंने बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सकें अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए। इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का, कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी और ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफी ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। तीसरा यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है। 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे। और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट हैं वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं। योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, एनसीसी, एनएसएस, जो विद्यार्थियों के फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके। तो ये भी एक हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है। जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है। वो आएगी और नीचे बहेगी, जैसे नदी बहती है इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं वो है जजमेंट करने का, कि कोई काम करना है नहीं करना। ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी, मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है,
कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब उसको यूज करोगे, जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी वो। तो लीडरशिप का जो है, इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे। जी। क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा, और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इम्प्रूवमेंट आदमी करता रहता है, व्यक्ति मानव। तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है, और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब, इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में। और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसकी रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए। जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें? हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए। और जो हमारा जो लाइब्रेरी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है, जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएचडी ऑर्डिनेंसेस में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए उनमें एक ये अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स और जो फेलोशिप्स हैं इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है? देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें लगभग 40-42 हजार रुपए बच्चों को मिल जाते हैं। इतना एक फेलोशिप 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से, बिना किसी तनाव के, अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं, और इसके माध्यम से एक उनके आत्म बल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी। ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है, उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। सीयूटी के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं, उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। हमारा विश्वविद्यालय NAC A++ रेट यूनिवर्सिटी है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड NAC से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है, और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें हमारा 19वां नंबर है।
तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है उसमें हम काफी ऊपर हमारी रिकॉग्निशन मिलती है हमें, और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूं कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको पूरा करता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।